हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप क्लियर प्रीवियस ईयर्स के रागा मॉक टेस्ट 6 के बारे में। यानी फ्रेंड्स, इससे पहले अपन 5 रागा मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि रागा में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग से होते हैं, कुछ अर्थमेटिक मैथ से होते हैं और कुछ जीके जीएस होती है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आए हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको साथ ही साथ अगर आपको आंसर पता हो तो आपको कमेंट करके बताना है साथ ही साथ, और जितना आपके स्क्वायर आपने किया 30 आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एकदम डिटेल क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा हर एक क्वेश्चंस का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से देखना है इसको, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बंदा हो या फिर इंग्लिश का, दोनों में समझ में आएगा। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है ट्राम्बो, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम या फिर बेंगलुरु। तो आपका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, त्रिवेंद्रम इसका सही आंसर है। यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, त्रिवेंद्रम में है, जो कि आपका केरल में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा क्या होती है आपको बताना है। व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने कॉनरेड, नेक्स्ट है मोहो, लेहमेन या फिर गुटेनबर्ग। तो आपको सही आंसर जो है फ्रेंड्स, जो बाउंड्री होती है अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसको अपन बोलते हैं मोहो। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहो। तो ये क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट मोहो जो होता है उसको मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं और उसको मोहो भी बोलते हैं। जो मोहो नाम दिया गया है वो फ्रेंड्स, इसके जो खोज करता है, डिस्कवर जिसने किया है इसको, उसके साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है मोहो, जिसके साइंटिस्ट का नाम है एंड्रीजा मोहोरोविक। ठीक है भाई। तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है मोहो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था, यानी बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसका नाम है मोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। यानी संस्कृत ड्रामा नागानंद वॉज कंपोज्ड बाई विच रूलर, आपको बताना है। तो जो नागानंद है वो किस शासक के द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या फिर प्रभाकर वर्धन। तो इसका जो नागानंद जो नाटक है वो एक संस्कृत नाटक है जो कि आपके हर्षवर्धन के शासक ने लिखा था। हर्षवर्धन जो शासक था उसने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, संविधान बनाते हुए निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल वाइल फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन है आपके सामने समाजवादी यानी सोशलिस्ट, न्याय यानी जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी है समता यानी पैरिटी, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है कि जब संविधान बनाया गया था कौन सा प्रीएम्बल आइडियल्स इसमें फ्रेम नहीं किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका समाजवादी, यानी सोशलिस्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है फ्रेंड्स हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। जो लेखक किसने लिखी है ये पुस्तक, जो पुस्तक है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है ऑथर और राइटर का नाम जिसने रिटर्न की है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल बुक। ऑप्शन है विजय कुमार, मीणा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर डी है राम कमल मुखर्जी। तो हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो बुक है, पुस्तक है, वो आपकी लिखी है ऑप्शन नंबर डी ने, यानी राम कमल मुखर्जी
ने लिखी है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। तो फ्रेंड्स बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है, तो आपको बुक से रिलेटेड सारे ऑथर जिसने लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान, आपको बताना है। करेंसी ऑफ ईरान क्या है आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए रियाल है, पेशो है, दिनार है या फिर रिंजिट है। तो बात करें रियाल की, तो आपकी ईरान की जो करेंसी है वो है आपकी रियाल। ईरानी रियाल चलता है ईरान में। और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है आपकी तेहरान। यानी फ्रेंड्स करेंसी रियाल चलती है यहाँ पे, इसकी कैपिटल है तेहरान। तो आपको ईरान की कैपिटल भी पता होना चाहिए और उसकी करेंसी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रसोई गैस किसका मिश्रण है आपको बताना है। यानी एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी किसका मिक्सचर है। ऑप्शन है आपके पास मीथेन और इथिलीन का, ऑप्शन बी है यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो जो एलपीजी गैस होती है वो आपका जो मिक्सचर होती है वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो यानी एलपीजी किसका मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर बी का है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में किसका मिक्सचर होता है तो वो होता है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ये है फ्रेंड्स फुल फॉर्म आपको बताना है। CNN स्टैंड फॉर, CNN से क्या तात्पर्य होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको बहुत सारे फुल फॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। तो CNN यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केबल न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन सी है कंबाइंड न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन डी है सिलेक्टिव न्यूज़ नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा CNN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका केबल न्यूज़ नेटवर्क। तो आपको याद होना चाहिए CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी फुल फॉर्म आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है 0.2 इंटू 2 ब्रैकेट का मतलब इंटू होगा यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका क्या मान होगा। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। 0.2 इंटू 2, तो इसका जो इंटू होगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स 0.4, यानी 0.4 आएगा। अगर इसका इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का 0 से 0 तो 0.4 इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का 0, 2 का 0.0। तो अब इसको क्या है प्लस करके दिखाना है, प्लस है तो क्या आएगा फ्रेंड्स 4.0। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 0.444। यानी फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा ऐसे पॉइंट लगा लगा के उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया है। तो आपको इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 0.444। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे साथ ही साथ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल सा है। इसका इंटू करोगे तो 0.4 आएगा, इसका इंटू करोगे तो 0.04 आएगा, इसका करोगे तो 0.004 आएगा। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 0.444 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, ध्यान से देखना। पी क्यू तथा आर ने एक कार्य को 55,000 में किया, ठीक है। पी तथा क्यू मिलकर कार्य का 8/11 भाग पूरा करते हैं, यानी पी और क्यू मिलकर 8/11 काम पूरा कर लेते हैं। तो आर का हिस्सा रुपए में क्या है आपको बताना है। एक और बार ध्यान से देख लो, पी क्यू आर 3 लोग हैं जिन्होंने 55,000 रुपये का काम किया है, काम लिया है, और इनमें से पी और क्यू ने मिलकर 8/11 भाग पूरा कर लिया है। तो आर का जो हिस्सा है वो आपको बताना है। इसको एक बार इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे है फ्रेंड्स पी क्यू आर टुक अ जॉब फॉर 55,000 की एक जॉब ली इन्होंने। पी एंड क्यू दोनों ने मिलकर 8/11 पार्ट यहाँ पे काम का पूरा कर लिया। तो आर का जो हिस्सा है वो आपको बताना है। इसको अपन ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। पी क्यू आर तीनों का जो अमाउंट है वो कितना है 55,000, और पी एंड क्यू का ओनली पी एंड क्यू की बात करें तो यहाँ पे 8/11, ठीक है, 8/11 है।
यानी पूरा काम है 11, जिसमें से P प्लस Q का काम है 8। तो जो R का जो काम बचेगा वो बचेगा 3/11। यानी फ्रेंड्स 11 पूरा काम था, 8 P प्लस Q ने कर लिया, तो R का जो हिस्सा है वो कितना है, 3 है। अब बात करते हैं पूरा पैसा कितना है, 55,000, और पूरा काम कितना है 11, तो पूरा 11 बराबर कितना होगा, 55,000। 55,000 अगर एक की यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो कट जाएगा तो 5,000 आएगी। अब हिस्सा अपन को किसका चाहिए फ्रेंड्स, आर का। तो आर का जो हिस्सा है वो कितना है, 3 है, क्योंकि पी प्लस क्यू का हिस्सा ऑलरेडी 8 हो चुका है। तो इसका 3 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15,000 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, 15,000 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, 15,000। तो आर का हिस्सा 15,000 है, और पी प्लस क्यू का हिस्सा 8 था, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40,000 हो जाएगा। टोटल 55,000 है। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आया है। एकदम सिंपल एंड शॉर्टकट मेथड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 संख्याएं हैं 2:4:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 16-20 है तो संख्याएं क्या हैं, ये आपको बताना है। द 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2:4:5। इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1620 देन व्हाट आर द नंबर्स। तो आपको नंबर बताने हैं जो 2:4:5 में दिए हुए हैं। इसका जो स्क्वायर का सम है वो 1620 दिया हुआ है। तो आपको नंबर्स बताने हैं, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो अपन देखेंगे इसको, जो ऑप्शन जो रेशो दिया है 2:4:5, अगर इसको नंबर मानेंगे तो अपन क्या कर लेते हैं, 2x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। अब दिया हुआ है उसमें इन सभी के स्क्वायर का सम 1620 है, तो इसका स्क्वायर का सम बताएंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 16x स्क्वायर होगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25x स्क्वायर होगा। अब जो इसका सम दिया है वो 1620 दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल इनको देखा जाए तो 16×4 = 20 होगा, और 25 45, 45x² बराबर होगा 1620। अब इसको अपन कटिंग करें, 45 को 1620 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको यहाँ पे देखेंगे। 45 का पहले 5 से कर लेते हैं, 5 9 × 45, 5 को इससे काटेंगे तो 5 3 × 15, 1 बचा, 5 2 × 10, 2 बचा, 5 4 × 20, इतना हो गया। अब यहाँ पे 9x² बचा है, यहाँ पे 3 2 4। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 3 × 27, 9 3 × 27 बचा, यहाँ पे बचेंगे 5 यानी 54, तो 9 6 × 54। अब जो वैल्यू बची है 36, वो किसकी बची है, x² बराबर बचे हैं 36। अगर x की वैल्यू देखें तो इसका x² है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6, यानी x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 6। तो आपके जो नंबर्स होंगे आप यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू। तो 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 2 × 12 होगा, जो कि हमारे दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 12 आगे देखेंगे, 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 4 × 24 होगा, 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 5 × 30 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 24 30, यानी हमारे जो नंबर हैं ऑप्शन नंबर डी में है 12 24 30। कैसे निकाला आपको यहाँ पे मैंने एकदम सही बताया है। क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को x मान के नंबर मान लिए हैं, उनके स्क्वायर जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा हमने किया। इसका स्क्वायर किया, उसके फिर सम किया, फिर दूसरे का स्क्वायर किया, फिर सम किया, फिर उसके स्क्वायर जो इक्वल दिया है वो 1620 दिया है। अब सीधे सीधे उसको बस काट दिया है, डिवाइड दे दिया है, x² की वैल्यू 36 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, समझ में आ गया होगा, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ₹1800 के मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए में क्या है। आपको यहाँ पे आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 3 years एट एनुअल रेट ऑफ 8% ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 1800 रुपये हैं, जिस पे 3 साल के लिए 8% की दर की ब्याज क्या होगा, 8% की रेट से
कितना ब्याज होगा 3 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100। अगर इसको अपन देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट, तो P क्या है यहाँ पे 1800 है, एंड रेट क्या है 8% है, टाइम क्या है 3 साल है, अपॉन 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 24 × 18, अगर 18 × 24 यहाँ पे बचा है तो इसका जो इंटू होगा वो आपका जो आएगा 8×4, इसको करके देख लेते हैं। 8×4 = 32, 4×1 = 4, 3 7, 18×2 = 36। तो क्या आएगा यहाँ पे 2763 एंड 34, यानी 432 यहाँ पे जो आएगा। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, अगर मिस्टेक भी होती है कोई तो 18 × 24 का जो इंटू करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन है सी 432, जो कि आपका सही आंसर होगा। 18 × 24 = 432 आएगा। ऐसा ही अपन को निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी मूलधन गुणा ब्याज की जो दर होती है वो और उसका समय अपॉन 100 होता है। तो इसका सही आंसर आ गया 432 रुपये इसका ब्याज होगा 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ोगे यहाँ पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 6500 रुपये तथा 20% की छूट पर उपलब्ध है, यानी 6500 रुपये की MRP दी हुई है जिस पे 20% की छूट ऑलरेडी उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है, इसके अलावा भी एक छूट मिलती है तथा वस्तु को 4160 रुपये में बेच देता है। तो दूसरी बार दी गई छूट परसेंट में क्या है वो आपको बताना है। यानी फ्रेंड्स इंग्लिश में अपन देखेंगे यहाँ पे, तो मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स इज ₹6500 एंड इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. द शॉपकीपर गिव्स द कस्टमर एन एडिशनल डिस्काउंट एंड सेल द आइटम्स फॉर 4160. व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन। फ्रेंड्स बताना है आपको, जो सेकेंड डिस्काउंट दिया गया है 20%, जो शॉपकीपर जो है अपने आइटम पे ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन उसके अलावा भी एक एडिशनल डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट को देने के बाद 4160 की इस कीमत में बेचता है। तो जो सेकंड डिस्काउंट दिया है उसकी अपन को परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, 650 जो है इस पर 20% क्या लगा है डिस्काउंट मिला के कितने रुपए होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पे, जो 6500 यानी 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच देना, 80 रुपये में। यानी 5 रुपये की चीज़ को, इसको रेशो निकालेंगे तो 5:4 आएगा। तो 5 अनुपात की जो वैल्यू है यहाँ पे 6500 है, 6500 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1300। तो 1300, तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 1300 × 4 यानी 13 चौक 52। 13 × 4 करेंगे तो 5200 रुपये। यानी फ्रेंड जो 6500 की जो वस्तु थी उसकी जो कीमत आई है 20% डिस्काउंट के बाद वो है 5200 रुपये। 6500 की जो वस्तु की कीमत थी वो 20% डिस्काउंट के बाद 5200 आई है। लेकिन फ्रेंड्स वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो 5200 वो के बाद भी एक डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उस वस्तु पे। तो जो वस्तु की कीमत कितनी बची थी 4160 रुपये, 4160 रुपये में उसने बेचा है। तो जो इस पर जो डिस्काउंट मिला है वो आपको बताना है। तो 5200 से 4160 है वो कितने ज़्यादा है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो 520 और 416 में जो डिफरेंस है वो कितना है फ्रेंड्स 104। 104 का जो यहाँ पे कम दिया है, तो डिस्काउंट कौन सा मिला है 104 का मिला है। कितने पे मिला है 520 रुपये पे मिला है। तो 100 रुपये पे यानी परसेंट निकालते हैं तो 100 का इंटू कर देते हैं। तो अगर इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद देखा जाए 52 का 104 2 बार जाएगा तो 52 × 2 बार। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बचा 2 × 10। तो यानी 20% का जो सेकंड वाला डिस्काउंट है वो है आपका 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी डाउट है आप एक बार चेक करें खुद से करके। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ही पूछ सकते हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति एक किताब ₹35 में खरीदता है तथा उसे ₹30 में बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है आपको बताना है। अ पर्सन बाय अ बुक फॉर ₹35 एंड सेल इट फॉर ₹30, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड, सबसे पहले इसने 35 की कोई चीज़ खरीदी और 30 में बेची, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस और प्रॉफिट आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस हुई तो लॉस क्या आया, ₹5 का। तो अब इसको परसेंट निकालने हैं तो क्या होता है, लॉस कितने का हुआ, ₹5 का, कितने पे हुआ, ₹35 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे हुआ। तो 100% पे कितना होगा, ऐसे परसेंट निकालते हैं तो 100 का इंटू कर देते हैं। तो 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, तो 100/7 है। तो 100/7 का मतलब जो होता है वो होता है 14.28। 7 का डिवाइड दोगे तो 7 बन जा 7, 3 बचेगा, तो 7 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर ऐसे ही करेंगे तो अपन 14.28 होगा। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। 100/7 का मतलब होता है 14.28। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक समचतुर्भुज दिया है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का, तो उसका क्षेत्रफल बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, रोम्बस के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर टाइप होता है, लेकिन इस तरह से होता है, साइड जैसे स्क्वायर की साइड सेम होती है ऐसे ही रोम्बस की भी साइड सेम होती हैं। जैसे कि साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी है तो ए भी 5 होगी, ए भी 5 होगी, ए भी 5 होगी, ए भी, मतलब चारों साइड इक्वल होती हैं। बस ये थोड़ा पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये अपोजिट साइड दोनों पैरेलल होती हैं। अब इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल जो दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, एक चीज़ इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। जो रोम्बस होता है वो, जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं, और अपनी जो डायगोनल है उसको बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये डायगोनल दोनों परपेंडिकुलर काट रहे हैं तो जो यहाँ पे जो साइड आएंगी, यहाँ पे इतनी जो आएगी वो आएगी 4, इतना आएगा 4, यानी टोटल 8 का है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री पर काट रहा है। तो जो इसकी यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5, ये है 4। तो जो राइट एंगल के सामने वाली जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी ये है क्या, हाइपोटेनियस। ये है आपका परपेंडिकुलर, या कोई भी बेस मान सकते हैं पी भी। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्रिपलेट होती है वो होती है 5 4 3। तो यानी यहाँ की जो साइड आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी, ये ट्रिपलेट होती है, आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देखोगे, एक जो डायगोनल है वो 8 का है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 आएगा, ये 3 आ गया यहाँ तक का। अगर ये 3 यहाँ तक की है तो ये पूरा कितने का होगा, ये 6 का होगा। अब ये डायगोनल हमने क्यों निकाला, तो ये पूरा जो है डायगोनल, पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो दोनों डायगोनल अपने पास आ चुके हैं, एक 6 का है, एक 8 का है, और एक साइड है अपने पास 5। अब क्या है, रोम्बस का फॉर्मूला जो एरिया का होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे अपने पास आ चुके हैं डायगोनल 1, एक है 6, एक है 8। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 12, यानी 8 3 जा 24। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एरिया ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अपने पास एक डायगोनल दिया हुआ था तो अपन ने दूसरा डायगोनल कैसे निकाला, यहाँ पे इसको एक और डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर पार्ट काटता है, तो अपना जो और इन साइड्स को जो डायगोनल है उसको बराबर भागों में बांट देता है। तो एक 8 का है तो दूसरा 4 का होगा, मतलब आधा 4 का होगा, तो 5 4, ये ट्रिपलेट बन जाएगी 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, टोटल 6। तो अपने पास आ गया डायगोनल
6 आ गया और एक 8 आ गया। तो अपन ने फॉर्मूले में लगाया 1/2 इंटू d1 × dt। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखना इसको। दो पाइप हैं फ्रेंड्स, ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 100 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों 100 मिनट में और बी 120 मिनट में भर रहे हैं। ए 100 में, बी 120 में। पाइप सी उसी टंकी को अकेला 200 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, आपको बताना है। इंग्लिश में देखेंगे 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 100 मिनट्स एंड बी 120 मिनट्स रेस्पेक्टिवली दिया है। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 200 मिनट्स। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मैनी मिनट्स विल टैंक बी फिल्ड। तो ये तीनों को एक साथ खोलने पर कितनी देर में टंकी भरेगी, आपको बताना है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ए जो है वो भर रहा है, क्या कर रहा है, भर रहा है 100 मिनट में। बी भी क्या कर रहा है, ए भी भर रहा है 120 मिनट में। सी अकेला जो है वो खाली कर रहा है कितने मिनट में, 200 मिनट में। ये क्या है, टाइम है। अब क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए फ्रेंड्स, इसमें एलसीएम लेते हैं इन सब का। जो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो अपन ऐसी कोई वैल्यू देखते हैं जो इन सभी को डिवाइड कर सके, ठीक है, इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे 600 यहाँ पे मान लेते हैं। जो 600 है वो आपका टोटल मतलब टोटल उसकी कैपेसिटी है यहाँ पे, यानी इतने लीटर पानी होगा। 600 इतना काम है टोटल इनके पास, इतने मिनट हैं। तो इसका जो डिवाइड करेंगे अपन, तो जो इनकी कैपेसिटी इफिशियंसी आएगी, इनकी ताकत आएगी। जैसे ए की ताकत जो है वो किस स्पीड से भर रहा है, 100 का डिवाइड करेंगे तो इसकी जो ताकत है वो 6। इसकी बी की ताकत देखेंगे तो 120 का 600 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5। और 200 सी का, तो इसका कितना आएगा, 3। यानी फ्रेंड्स ए जो है वो 6 की स्पीड से भर रहा है, बी जो है वो 5 की स्पीड से भर रहा है, सी जो है 3 की स्पीड से खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों भर रहे हैं, ये माइनस कर रहा है। तो यानी टोटल जो एक साथ जब करेंगे तो 6 5 11 तो भरा जा रहा है, 3 माइनस हो रहा है, तो टोटल जो आएगा वो 8 यूनिटी पानी भर पाएंगे। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो 8 यूनिट ही पानी भर पाएंगे एक बार में, ठीक है। 1 मिनट के हिसाब से 8 यूनिट भर पाएंगे। तो अब अपने पास जो टोटल है वो क्या है, 600 यूनिट है यहाँ पे अपना काम पूरा। तो 600 को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये 600 अपने पास टोटल काम है और अपनी जो इफ़िशियंसी है वो 8 है। तो अपन को टाइम निकालना है, मिनट्स में निकालना है। तो 600 यहाँ पे जो काम था और टोटल जो इफ़िशियंसी है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, आ जाएगा मिनट में। तो 8 का डिवाइड करेंगे 60, तो 8 1 जा 8 8 7 जा होते हैं 56, 8 7 जा 56 हैं। तो कितना बचा यहाँ पे 4, तो 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे जो है 75 मिनट्स लगेंगे अगर ये तीनों पाइपों को खोल दिया जाए एक साथ, दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाले को। तो 75 मिनट्स में ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी 75 मिनट्स में 600 यूनिट पानी भर देगा। ये इसकी ताकत निकाली है, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी जो है 600 है और इसकी जो एफिशिएंसी है दोनों तीनों की, तो टोटल एफिशिएंसी आएगी 8। क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, तो माइनस हो जाएगा खाली करने वाला। तो यहाँ पे आपका 75 मिनट्स आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं आए तो एक बार देख लेना, और नहीं आए फिर भी तो आप हमें मैसेज करके बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 17। यदि व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी स्थान पर जाता है तथा एक भिन्न गति से वापस आता है, यदि औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, इफ़ अ पर्सन गोज टू अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट अ डिफरेंट स्पीड, इफ़ द एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड किलोमीटर व्हेन रिटर्निंग। मतलब जब वापस आते समय उसकी क्या स्पीड थी वो आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स जब एवरेज स्पीड की बात करें यहाँ पे, अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस एक सेम हो, तो इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, अगर ऐसी कंडीशंस होती है, यानी 80 किलोमीटर की रफ्तार से गया
और कितनी एक्स की से वापस आया और टोटल हमारे पास 32 एवरेज स्पीड है। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला रखता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर डिस्टेंस बराबर हो तब के लिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 2v1 क्या होता है यहाँ पे अपन देखेंगे तो 2 इंटू वी1 क्या 80 किलोमीटर दिया है और v2 अपन को निकालना है अपॉन v1 80 है प्लस v1 है इक्वल टू एवरेज स्पीड अपने पास 32 किलोमीटर है तो 32। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इसको अगर काट दें अपन 2 है यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कट आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 से कट आएगा 16 5 जा, ठीक है 16 16 5 जा कितने होते हैं 80, ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ पे जो बचा 5v2 बचा है, यहाँ पे 80 प्लस v1 है, यहाँ पे 0 1 है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू देखा जाए तो क्या आएगा 80 प्लस यहाँ पे जो नीचे वाला था वो यहाँ आ गया, जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80 प्लस v1 जो v2 जो निकालना था अपन को वो 80 प्लस v1 इक्वल टू 5v इतना था, ठीक है जो अपन को निकालना है v1 या v2 कुछ भी मान लो, अपन को स्पीड आनी चाहिए। तो 80 प्लस v1 इक्वल टू 5v1, तो 80 बराबर जो होगा इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4v1, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 820, यानी v1 जो अपनी जो रिटर्निंग स्पीड जो होगी वो आपकी आ जाएगी 20। यानी फ्रेंड्स जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, यानी 80 से गया 20 से वापस आया और एवरेज स्पीड इसकी 32 दी थी। तो इसको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, सिलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। विषम को चुनना है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है CD ST PR WS। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स आपको बताना है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें ट्रिक जो होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो C के बाद सीधा D आया है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो S के बाद T आता है तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो PQR होता है तो यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक बीच में आया है Q। W के बाद X आता है तो WX है। तो ये जो ऑप्शन A B D हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे PQR है, यहाँ पे Q आया है बीच में, मतलब एक एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पे कंटिन्यूस आया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषम विकल्प का चयन कीजिए, चूज द ओड ऑप्शन। ओड ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है, इसमें एक लॉजिक लगता है वो आपको देखना होता है कि कौन सा एक अलग से है। ऑप्शन ए है 2 4 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4। तो आपको इसमें बताना है इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए 2 4 3, इसमें दो तीन चीज़ देखते हैं, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, प्लस माइनस इनका सम हो सकता है, अलग अलग डिजिट का सम हो सकता है प्लस करके। तो इसमें जो प्रोसीजर लग रहा है वो क्या है, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो स्क्वायर वगैरह ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 4 5 इनको देखा जाए तो स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिख जाते हैं अपन को, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जब सम करेंगे इन तीनों डिजिट का 2 4 6 3 9 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी का सम करके देखेंगे तो 3 4 7 5 जा 12 हो रहा है, 4 3 7 2 9 हो रहा है, 2 3 4 2 3 4 का होगा तो 4 3 7 2 9 हो रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए में सम क्या है 9 है, ऑप्शन सी में सम क्या है 9 है, ऑप्शन डी में सम क्या है 9 है डिजिट का सम। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे ऑड है, यानी विषम विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से अपन को यहाँ पे देखना है ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। CBDAGFHEKJLI और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अपन को बताना है। तो इसमें जो ट्रिक देखा जाए, मतलब क्या इसमें सीरीज फॉलो हो रही है, तो सबसे पहले देखेंगे ABCD, स्टार्टिंग यहाँ से ABCD,
यानी जो ए वाला है वो ए लास्ट में जो पहले आया है, फिर बी सी डी, ऐसे ही अब अगला जो आएगा ई यहाँ पे एफ जी एच, अब यहाँ पे आई जे के एल, ऐसे आना चाहिए। तो एल, अब यहाँ पे क्या आएगा एम एन ओ पी, ऐसे आएगा, है ना। क्या आएगा आई जे के एल, अब क्या आएगा एम एन ओ पी, सॉरी इसमें क्या होगा आई जे के एल, अब क्या होगा एम एन ओ पी, इस तरह से आएगा शायद। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन है ओ एन पी एम, देखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी, यहाँ पे ये अपन को लास्ट में कौन सा वाला है, जो थर्ड वाला है उसमें लास्ट वाला आना चाहिए। तो एम एन ओ पी, तो ओ एन पी एम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी ओ एन पी एम यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को देखना है ऑप्शंस को। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें है निम्न में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें, यानी तीर का संबंध जैसे धनुष से है उसी प्रकार आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा पेयर मिल रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पेयर बताना है एरो और वो का, तो गोली बंदूक धुआं पानी सलाद चाकू फुटबॉल हाथ। तो फ्रेंड्स जो धनुष होता है उसमें से क्या होता है तीर निकलते हैं, धनुष से क्या होता है तीर निकलते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा संबंध सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से है, जो बुलेट होती है गन से निकलती है, जो गोली होती है वो बंदूक से निकलती है। तो जैसे धनुष तीर जो होता है धनुष से निकलता है, तीर जो होता है धनुष से निकलता है, उसी प्रकार गोली बंदूक से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विजया मुकेश की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है, मीना की केवल एक संतान है, किरण मीना की नातिन है, किरण विजया से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पे आप देखोगे तो विजया इज द डॉटर ऑफ मुकेश, मीना's ओनली सन इन लॉ एंड मीना हैज ओनली वन चाइल्ड, किरण इज मीना's ग्रैंड डॉटर, हाउ इज किरण रिलेटेड टू विजया। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लेना फिर आपको समझ में आएगा। तो विजया जो है मुकेश की पुत्री है, विजया का संबंध क्या है मुकेश की पुत्री है, और जो मीना का एकमात्र दामाद है कौन है मुकेश, मीना का दामाद है मुकेश, इसका दामाद हो गया मुकेश। तो मीना की केवल एक संतान है जो कि किरण मीना की नातिन है, इसकी जो एक ही संतान है ना, एक संतान है वो कौन है एकमात्र इसका दामाद, ठीक है। दामाद कौन है मुकेश, तो इसकी जो संतान होगी वो कौन है इसकी बेटी, इसकी बेटी जो होगी वो मुकेश की पत्नी होगी। तो मुकेश की पुत्री जो है विजया है, और किरण कौन है इसकी नातिन, तो नातिन इसकी लड़की की होगी नातिन, ठीक है। तो जो विजया और किरण जो होंगी वो कौन होंगी आपस में बहनें होंगी, समझ में आ गया। यानी जो मुकेश है उसकी पुत्री है विजया, और जो मुकेश है वो मीना का दामाद है, और मीना की जो नातिनी है वो किरण है। तो विजया और किरण कौन 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 है बहन बहन है, ठीक है, क्योंकि इसकी एकमात्र संतान है उसकी किरण, इसकी जो पत्नी वो लड़की थी मीना की वो एकमात्र इसकी संतान है। तो इस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो ये विजया जो और जो किरण होंगी वो दोनों बहनें होंगी। आप एक बार देखना करके आपको समझ में आ जाएगा, एक बार पेन कॉपी लेके देखना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जो बहनें होंगी विजया और किरण। नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर नंबर सी इसका सिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, इसमें है दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा आपको बताना है। व्हाट विल द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज, सीरीज को ध्यान से देखना इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले 82 है, उसके बाद 72 है, यानी फ्रेंड्स माइनस कितने हो रहे हैं 12। अब देखा जाए तो 70 के बाद 76, तो इसमें जो प्लस कितने हो रहे हैं 76 में वो 6 प्लस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तो कितने हो रहे हैं माइनस फिर से 12 हो रहे हैं, और प्लस करेंगे तो फिर से +6 हो रहे हैं। तो क्या सीरीज बन गई -12 +6 -12 +6। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो -12 58 में, तो अब कितने होंगे इसमें +6 होंगे, तो 58 + 6 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 64 आएगा।
देख लेना आप, -12 करनी है, फिर +6 -12 +6, तो -12 हुए, यहाँ पे 58 आया, तो 58 में +6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64, जो कि आपका आंसर नंबर सी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, मयंक का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि अनन्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ है तो उसी वर्ष अनन्या का जन्मदिन किस सप्ताह के दिन होगा, ये आपको बताना है। 27 अप्रैल को हुआ है, गुरुवार का दिन है, ठीक है। तो अप्रैल होता है वो कौन सा महीना होता है, 30 डेज का होता है। तो 27 को गुरुवार है, तो इसमें कितने दिन है, 28 29 30। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 30 को था वो क्या था, रविवार है। 30 तारीख को क्या है, रविवार, ठीक है। अब आपको बताना है अक्टूबर में 20 अक्टूबर को क्या है। तो अप्रैल हमने निकाल दिया, अप्रैल हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये रविवार निकल चुका है। 31 सब होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर होता है 30 का, जो ये अपन यहाँ पे 30 मान लेते हैं। और अक्टूबर के 20, तो 30 20 50 दिन और ऐड कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे इनका जो सम होगा, 1 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 173 डेज। अगर इसको अपन 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमेनिंग आता है उसको अपन 7 से जब तक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जो दिन था वही होगा, और जितने एक्स्ट्रा बचते हैं वो अपन प्लस कर देते हैं उसमें। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो बचे 3। अब क्या है, 3 बचा तो 3 33 हो गया। यहाँ पे 7 का करेंगे तो 7 4 जा 28, तो कितना रिमाइंडर बचा, 5। तो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो इसका मतलब क्या है, 30 को रविवार था, तो रविवार में 5 प्लस कर देंगे अपन। तो रविवार में 5 प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, 5 करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो फ्रेंड्स फ्राइडे आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि 20 अक्टूबर को क्या होगा, फ्राइडे होगा। आप एक बार काउंट करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। यदि डिवाइड को मल्टीप्लाई को दर्शाता है, डिवाइड का साइन, माइनस प्लस को दर्शाता है, प्लस डिवाइड को दर्शाता है, और गुना माइनस को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण का मान होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिवाइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू को, ठीक है। डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू को। इनटू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे डिवाइड इनटू को, और इनटू रिप्रेजेंट माइनस को, तो ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और जो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका डिवाइड को, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 19 डिवाइड 179, तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अपन को प्लस करना है, माइनस की जाए तो प्लस लगाया। अब है ये 51, इनटू की जगह माइनस, तो 51 लिखेंगे, वही माइनस कर देंगे। अब माइनस कितना, 9 है। अब डिवाइड की जगह इनटू करना है, और 19 है, इतना हो गया। 19 इंटू 9 करेंगे तो 171, माइनस 51 है और प्लस 9 है, तो इसका माइनस कितना आएगा 51 में से, 42। तो 11 में से 2 गए तो 9, 7 में से 5 गए तो 2, 1 का 1, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 129, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही होगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसकी मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यदि चिन्हों माइनस और गुणा तथा संख्याओं 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए तो इसका क्या मान होगा। यानी फ्रेंड्स माइनस और गुणा को बदल दिया जाए और 5 और 14 को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। तो इसको अपन करके देखते हैं। किस किस को बदलना है, 5 और 14 को। तो 5 की जगह 14 लिखना है, ठीक है। और सॉरी एक बार देख लेते हैं, माइनस और इंटू को यहाँ पे देख के करते हैं अपन। 5 को और 14 को चेंज करना है, तो 5 की जगह 14 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा,
4 की जगह 4 आएगा, डिवाइड की जगह डिवाइड आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, माइनस की जगह इनटू आएगा, 8 की जगह 8 आएगा और इनटू की जगह माइनस आएगा, 14 की जगह 5 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको आगे। अब बॉड मास का नियम फॉलो करोगे, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 8 आएगा, तो 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 प्लस 14 माइनस 5, तो 16 और 14 कितने होते हैं 30, 30 माइनस 5 यानी 25। तो जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करके देखें पेन कॉपी के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी इसके ऑप्शंस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखेंगे सार्थक शब्द बनाने के लिए अवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत चुनें। टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स रीअरेंज द क्लटर्ड लेटर्स एंड चूज द इनकॉम्पिटिबल वर्ड्स। यानी फ्रेंड्स इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन में जो मीनिंग्स हैं वो इधर उधर वर्ड्स कर दिए हैं, लेटर्स को इधर उधर करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस अरेंज करना है। कौन सी ऑप्शंस में ऐसा मीनिंग बन रहा है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे फ्रेंड्स जो मीनिंग जो सही बन रहा है वो कौन से में बनेगा। तो ऐसे अपन यहाँ पे इनको अरेंज करके देखना है। ऐसा क्वेश्चंस आता है, इसमें बहुत टफ होता है क्योंकि हर एक ऑप्शन को चेक करके देखना होता है। तो सबसे पहले ए वाला जो ऑप्शन है इसको अपन अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे STOVE, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका जो मीनिंग आएगा वो STOVE आएगा। स्टॉव एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से अपन को चेक करके देखना है कौन सा मीनिंग सही बना रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अपने रागा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे किए, इसकी आंसर की भी दी है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको लगाना अच्छे से, समझ में नहीं आया आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं आपने कितने सही किए, ठीक है भाई। इस तरह से अपन इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ और एक कंप्लीट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट सेट बनाने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन बात करेंगे इंग्लिश मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स अपन इंग्लिश का मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम एयरफोर्स एक्सेंट बाई ग्रुप हो या फिर नेवी SSR डबल या फिर कोस्ट गार्ड हो, तो सभी के लिए इंग्लिश सेम ही होती है फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ पे एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी फ्रेंड्स अपन काफ़ी यहाँ पे मॉक टेस्ट कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी अपन एकदम डिटेल में इनका क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी अपन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये एकदम ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है भाई। आपको पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम एंड नो एरर। 4 पार्ट में ये दिया है, आपको इसमें एरर बताना है कि किस पार्ट्स में एरर है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले काइंडली और प्लीज़ की, तो फ्रेंड्स काइंडली और प्लीज़ जो है वो कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जाते, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों ही सेम वर्ड के मीनिंग है। तो फ्रेंड्स या तो काइंडली का यूज करो या फिर प्लीज़ का, दोनों अगर आपको एक साथ दिखे तो उसी पार्ट में एरर होगा। यानी फ्रेंड्स अपन बात करें यहाँ पे जो सही आंसर जो एरर है वो है आपका पार्ट 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फ्रेंड्स है अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफ़र, और ऑप्शन डी नो एरर। फ्रेंड्स इसमें बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स जो एरर है वो भी आपका कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखेंगे अनलेस। जो अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी इन नेगेटिव फॉर्म, अनलेस हमेशा पहले से ही नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। जैसे अनलेस यू डू नॉट की ज़रूरत नहीं थी, नॉट की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, नेगेटिव नहीं करना होता क्योंकि अनलेस पहले से ही नेगेटिव होता है। तो आपको याद रखना है अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, यानी पार्ट ए में यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। आपको वन वर्ड यहाँ पे बताना है इसके लिए कि ऐसा साउंड
जो नहीं सुना जा सकता उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है इलएजिबल। इलएजिबल इसका मतलब यहाँ पे आपको होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं क्योंकि सारे ही वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इलएजिबल का मतलब होता है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जिसको अपन नहीं समझ सकते हैं वो इलएजिबल होता है। सेकंड है इनएविटेबल। तो इनएविटेबल जिसे अपन अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी थिंग्स या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं उससे बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट है इनकम्प्रहेंसिबल। तो इनकम्प्रहेंसिबल एक ऐसा वर्ड है, इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझा नहीं जा सकता, असंभव होता है, उसको इनकम्प्रहेंसिबल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इनऑडिबल का मतलब होता है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये चारों वर्ड ही आपको आने चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंसेस। पैसिव फॉर्म आपको बताना है इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केक। यहाँ पे आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले पैसिव फॉर्म बनाने के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे वर्ब है वो आपकी सेकंड फॉर्म में, ठीक है भाई। तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब जो इज आर एम जो पास्ट फॉर्म में है इसका जो होगा वो वाजवर होगा, ठीक है। वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो इसमें इज है तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड तो होना ही नहीं है। इसमें टुक आउट का टुक आउट है तो ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 3 और 4 ही बचते हैं, 3 4 बचते हैं, तो इसका मतलब आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डेड पैरेट। तो द डेड पैरेट वॉच का वॉच आ गया। टेकिंग है यहाँ पे तो क्या आता है, वॉच वर्ब के साथ वॉच वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लेकिन यहाँ पे टेकिंग है तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बस अपन को क्या देखना है, इसी से आपका आंसर आ जाता था। वॉच टेकन आपको देखना था, इसमें वर्ब टुक थी तो ये गलत हो गया, इसमें इज थी तो गलत हो गया, इसमें वॉच टेकिंग थी क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत थी तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही बचा। तो यहाँ पे सही फॉर्म क्या होगा, द डेड पैरेट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केक बाय द मर्चेंट। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है फ्रेंड्स below a 4 jumbled sentence out of the given options pick up the one that gives their correct order। इसमें आपके 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस अच्छे से बनाना है स्टोरी टाइप। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे तो फ्रेंड्स वट से शुरू सेंटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बट से है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंजक्शन है जो कि बट किसी एक बात के साथ जुड़ा होता है, तो ये बात की बात है तो इसको यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी अराइव्ड से हो सकता है, ठीक है। हाउ एवर देयर वाज, तो हाउ एवर भी एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ एक कही हुई बात लेता है, ठीक है। और वी विजिटेड नुमरस टेम्पल्स दैट डे, तो ये बात कुछ बात होने के बाद की है, यानी विजिटेड से अपन को पता लग रहा है यहाँ पे कि इस सेंटेंस को अपन किसी एक बात के बाद ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस आने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, When we arrived in Bangkok, we took a tour of the city's famous Buddhist temples। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या आ गया, बी आ गया। तो ऐसे सेंटेंस सिर्फ हमारा ऑप्शन ए और 4 भी है, यानी 2 ही ऑप्शन हैं। तो वी के बाद अब क्या आएगा, When we arrived in Bangkok, जब हम बैंकॉक में पहुँचे, we took a tour of the city famous Buddhist temple। इसका अपन ने यहाँ पे टूर किया टेम्पल्स का। अब ऑप्शन नंबर ए की देखें, वट आफ्टर अ वाइल दे ऑल बिगन टू ब्लर। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे ही आपने टूर किया आपके दिमाग से सब कुछ ब्लर हो गया, आपकी मेमोरी से सब कुछ चला, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये ए नहीं आएगा। अब बात करते हैं डी की। अब क्या होगा, डी कैसे आएगा यहाँ पे, वैन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, वी विजिटेड नंबरस टेम्पल्स दैट डे, ठीक है। उस दिन हमने बहुत सारे यहाँ पे किए, टेम्पल्स को विजिट किया। फिर उसके बाद बट आफ्टर अ वाइल दे ऑल बिगिन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज, देन हाउ एवर देयर वॉज अ वन टेम्पल द टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्ध विच लेफ्ट एन, उनमें से एक टेम्पल ऐसा था गोल्डन बुद्ध का जो हमारे इम्प्रेशन छोड़ गया इन आवर हार्ट्स एंड माइंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सही हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शी हैज़ बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट एट। इसमें इम्प्रूवमेंट करना है आपको, या इम्प्रूवमेंट है या नहीं आपको करना है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं डिड नॉट फिनिश इट का आपको इम्प्रूवमेंट करके बताना है। इसका एक वर्ड है येट। येट का वर्ड आप जब भी देखोगे येट को, तो आपको उसकी जगह येट के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करना है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। वो आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कौन सा परफेक्ट आएगा। अब बात करें यहाँ पे, सी हैज़ बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर अ ईयर, मतलब वह इस नोवेल को 1 साल से लिख रही है। यानी फ्रेंड्स हैज़ बीन आया है, यानी परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट वाला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हैज़ नॉट फिनिश इट, ना कि हैड नॉट आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, हैज़ नॉट फिनिश्ड इट आएगा, सॉरी परफेक्ट आएगा ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ नॉट फिनिश्ड इट, इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम दिया हुआ है, आपको इसका सही मीनिंग बताना है। इडियम्स है विद देयर ओन हार्ट एंड सोल। विद देयर ऑन हार्ट एंड सोल का मीनिंग आपको बताना है। तो विद देयर ऑन हार्ट एंड सोल का मतलब होता है डू इट विथ अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। इसका मतलब होता है डू इट विथ अ ग्रेट डील, ठीक है, ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे एक वर्ड आप ये गलत हुआ है, उसमें से आपको सही मीनिंग कौन सा है वो आपको बताना है। तो नेसेसिटी की जो स्पेलिंग होती है वो आपको यहाँ पे सही कौन सी होती है, NECESSITY। तो जो स्पेलिंग ये होती है वो ऑप्शन नंबर कौन से में है, नेसेसिटी, वो है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका मतलब होता है ज़रूरत से संबंधित, ठीक है, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत से संबंधित। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, प्लेंटीफुल का एंटोनियम्स आपको बताना है। प्लेंटीफुल का एंटोनियम्स आपको बताना है। तो बात करें फ्रेंड्स, प्लेंटीफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में। तो इसका जो सही मीनिंग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो डल है। डल मतलब भद्दा टाइप का होता है, ठीक है। मीग्रे की बात करें तो ये कम होता है। एक्स्ट्रा की बात करें तो ज़्यादा होता है। और हैजी की बात करें तो धुंधला टाइप का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्लेंटीफुल माने अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मीग्रे माने कम मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एंटोनियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला वर्ड बात आपको बताना है। तो वेटरनरी का जो वर्ड होता है वो स्पेलिंग जो होती है वो होती है VETERINARY, वेटरनरी। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसका जो मतलब होता है वो पशु चिकित्सक से संबंधित होता है। एनिमल्स जो रिलेटेड डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उससे वेटरनरी संबंधित होता है, पशु चिकित्सक से संबंधित। तो इसका मीनिंग आपको याद होगा वेटरनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अदाली खाल इज एक विलेज है। अदाली खाल का विलेज का नाम है। इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। यानी फ्रेंड्स एक गांव है अदाली खाल, ऐसा गांव है जहां पर टूरिस्ट बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसा वर्ड आपको यूज करना है, किस टाइप का विलेज है। लॉनसम यानी अकेलापन होता है, ड्रीमिंग सुपन से संबंधित, लॉस्ट यानी खोया हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही मीनिंग क्या आएगा, रिमोट विलेज आएगा। रिमोट विलेज का मतलब ऐसा होता है, रिमोट का मतलब ऐसा विलेज जहाँ दूर, बहुत दूर हो, सुदूर, जहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन हो, यानी रिमोट विलेज है, वहाँ जाना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको बताना है। सिनोनिम्स का मतलब चीयरफुल का सेम मीनिंग क्या होगा। तो चीयरफुल क्या है, आनंद, खुशी, इस टाइप से होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्करेज। डिस्करेज का मीन्स होता है हतोत्साहित हो जाना, ठीक है। फिटफुल नहीं होगा, रिपेल नहीं होगा, इंथुसियाटिक। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है चीयरफुल, आनंद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द नाउन ऑफ क्लियरिटी। फाइंड आउट द नाउन ऑफ क्लियरिटी का आपको नाउन फॉर्म बताना है। तो क्लियरिटी का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा आपका क्लियरनेस।
NESS लग जाए वो नाउन बन जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट डी। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द वर्ब ऑफ करेज। करेज बहुत, यहाँ पे आप देखेंगे करेज एकदम डाउटफुल वर्ड है। यहाँ पे करेज का वर्ब फॉर्म क्या होता है, सब लोग डाउट में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, करेज एक नाउन होती है। करेज क्या होती है? एक नाउन फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, करेजियस, ये आपकी एक एडजेक्टिव होता है करेजियस। इनकरेज की बात करें तो ये वर्ब फॉर्म होता है एक। करेज की बात अपन ने देखा, करेज क्या था? नाउन फॉर्म होता है। नन ऑफ दिस, नो। तो फ्रेंड्स करेज क्या होता है? नाउन फॉर्म, करेजियस एडजेक्टिव। तो इनकरेज होता है वो वर्ब फॉर्म होता है, लेकिन अब करेज का वर्ब फॉर्म क्या होता है वो आपको ये डाउट में डालेगा। तो आपको एक सर्च करके आपको देखना है, जो बेस्ट सूटेबल आंसर वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द मीनिंग फेमिनाइन जेंडर ऑफ ऑथर। ऑथर का फेमिनाइन जेंडर आपको बताना है। तो ऑथर का फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा ऑथरेस, ठीक है। यानी मस्कुलाइन फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात हो रही है। ऑथर अपन मेल को कहते हैं, ऑथरेस अगर फीमेल कोई वो होती है ऑथर, तो ऑथरेस होता है। एंड बात करें यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है 17 to 20, वो आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसका पैसेज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो आप मैं इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप आराम से बैठ के लगाना, ठीक है। इस 17 to 18, 19, 20 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से बैठ के आराम से पढ़ना और लगाना, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया, तो शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।